इन्फिनिट स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 6 जाबार्ड्स ऑब्सेशन, ब्लैक मून विला। जैसे ही आरवी ने जुनून को थप्पड़ मारा, उसके अगले ही पल जुनून उसकी बाहों में झूल गई। जुनून बेहोश हो चुकी थी। उसके बेहोश होने के बाद आरवी ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे बेड पर लिटाया। जुनून की बातों पर उसे गुस्सा बेशक से आया, क्योंकि वो उसे रेपिस्ट शब्द से पुकार रही थी, लेकिन वो उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल चुका था। उसने आज तक कभी किसी रेप विक्टिम को नहीं देखा था। उसकी जिंदगी मौज मस्ती में जा रही थी, लेकिन आज जुनून का जला हुआ बदन देखकर वो कांप चुका था। अभी कुछ ही पल बीते थे कि जुनून बेहोशी में ही पैनिक होने लगी। वो कांपते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ये घिनौनी हरकत मत करो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जलाओ मत, मुझे आग से बहुत डर लगता है, मुझे मुझे मरना नहीं, प्लीज मुझे बख्श दो। आरवी के कानों में जुनून की बातें गूंज रही थी और वो सब बातें सुनकर आरवी का दिमाग इस वक्त बुरी तरह से तप रहा था। उसे यूं पैनिक करते देख उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती की ही नहीं थी, लेकिन आज पहली बार पता नहीं उसके दिमाग को क्या हुआ कि वो जुनून के साथ इस तरह की हरकत करने का सोच गया। उसकी इंटेंस नजरें जुनून पर थी और जुनून अभी भी पैनिक कर रही थी। आरवी की नजरें जुनून की गर्दन पर टिकी हुई थी, जिस पर जलने के निशान थे। ऊपरी गर्दन पर कुछ खास निशान नहीं थे, लेकिन जहां से कंधे शुरू हो रहे थे वहां पर जुनून पूरी तरह से जली हुई थी। आरवी एक बार फिर से कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसने जुनून के करीब आकर उसके कंधों पर अपना हाथ रखा और उसके फटे हुए कपड़ों को उसके जिस्म से आजाद करने लगा। एक बार फिर से उसका हाथ पूरी तरह से कांपने लगा था और उसका पूरा चेहरा पसीने से भरने लगा था, लेकिन एक पल के लिए भी उसने अपनी नजरें जुनून के ऊपर से नहीं हटाए और कुछ ही देर में जुनून के फटे हुए कपड़े भी उससे अलग हो चुके थे। जुनून का पैनिक होना अभी भी बरकरार था। जुनून के जिस्म का हर एक हिस्सा आरवी के सामने था और आरवी बस एकटक उसे देख रहा था। वो तड़पती हुई जुनून को देख रहा था, शायद उसे अपने सीने से लगाना भी चाहता था, लेकिन वो पत्थर बनकर खुद को रोके रहा। आज तक उसने कई लड़कियों को देखा था, अपने बिस्तर पर भी और यूं भी, लेकिन आज उसने जो देखा था उसने उसे पूरा बदल दिया था। तकरीबन 1 घंटा आरवी यूं ही उससे देखता रहा और फिर जुनून की तरफ देखते हुए बोला, इल्जाम तो लग ही गया है, अब उन्हें सच भी कर दिया जाए। इतना बोलकर वो जुनून की बिल्कुल बगल में लेट गया। उसके बगल में लेटने के बाद भी न जाने कितनी ही देर आरवी उससे दूर रहा और उसके चेहरे को देखता रहा। जुनून का वो कांपता हुआ चेहरा, उसकी वो कांपती हुई आवाज और आंसू एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने चलने लगे थे, और उन पलों को याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में उसने जुनून की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ सरका लिया। जुनून उसके सीने से लगी हुई थी। जुनून बेहोश थी, इसलिए उसे कोई खबर ही नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, और उसे बिल्कुल अपने सीने से लगाने के बाद आरवी ने उसे अच्छे से नीचे लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर से उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। इस बार उसकी नजरें जुनून के होठों पर थी, जो अभी भी बड़बड़ रहे थे, लेकिन अब वो एकदम से शांत हो गए, क्योंकि आरवी ने नीचे झुककर जुनून के होठों पर अपने होंठ रख दिए। जुनून एकदम जोर से कांप उठी और फिर शांत हो गई। आरवी ने उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। सुबह का वक्त, ब्लैक मून विला। सुबह का वक्त। जुनून की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसकी आंखें एकदम स्थिर हो गई जब उसे अपनी हालत का आभास हुआ। उसके हाथ उसकी बॉडी पर ही थे और जब उसने अपने कपड़ों को खुद से अलग महसूस किया तो वो तुरंत हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे थर थर कांपने लगी थी। उसने अपने ऊपर ओढ़ रखा ब्लैंकेट बिल्कुल अपनी गर्दन तक कर लिया था। उसकी बगल में कोई नहीं था, लेकिन उसके कपड़े नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उन कपड़ों के साथ ही किसी आदमी के कपड़े भी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कल रात की बातें याद आई, जब वो पानी लेने के लिए नीचे गई थी और फिर आरवी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उन सभी बातों को याद करते हुए वो रोकर बोली, पता नहीं क्यों जब भी मैं आपके बारे में सुनती थी ना आरवी, तो मुझे लगता था कि शायद आपके अंदर भी दिल होगा, लेकिन नहीं, आप तो उन जानवरों से भी ज्यादा घटिया निकले। उन्होंने तो मेरे साथ दरिंदगी करने के बाद मुझे छोड़ दिया, लेकिन आपने तो मेरे साथ हुई दरिंदगी देखकर भी मुझे नहीं छोड़ा। आप तो सच में उनसे भी ज्यादा घटिया निकले। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू उसके गालों तक बह रहे थे। तभी रूम के वॉशरूम का दरवाजा खुला और आरवी बाहर आया। इस वक्त वो सिर्फ अपने बॉक्सर में था। उसे देखते हुए जुनून के चेहरे पर नफरत झलकने लगी।
आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग ऑब्सेशन। उसके मुंह से अपने लिए ऑब्सेशन शब्द सुनकर जुनून कुछ देर उसे यूं ही देखती रही और फिर उसने जल्दी से अपने कपड़ों को हल्का सा झुककर नीचे से उठाया। वो सबसे पहले अपने कपड़े पहन लेना चाहती थी। ब्लैंकेट के अंदर ही उसने अपने कपड़े पहन लिए थे। उसकी हिम्मत नहीं थी आरवी के सामने आने की। खुद को अच्छी तरह से कवर कर वो आरवी के सामने आकर खड़ी हुई। आरवी हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और जुनून की आंखों में बेहिसाब नफरत झलक रही थी। पिछले 6 महीने पहले उसे जिस आग में जलाया गया था वो आग तो शांत हो गई थी, लेकिन उसके अंदर की आग आज तक जल रही थी और आरवी ने उस आग को एक बार फिर से बढ़ावा दे दिया था। आरवी कुछ बोलता उससे पहले ही जुनून ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आरवी की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत पलटकर जुनून की तरफ देखा जिसकी आंखों से अब एक बार फिर से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। जुनून उसकी तरफ देखते हुए बोली, जानवरों में भी दिल होता है मिस्टर आरवी, लेकिन आपके अंदर दिल नहीं है। दिल होता तो दिल इतना पत्थर नहीं होता। मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रही थी, भीख मांग रही थी कि मेरे पास मत आइए। मैं तो किसी के छूने के लायक भी नहीं हूं और आपने मुझे अपनी हवस का शिकार ही बना लिया। क्या मिला आपको मेरे छलनी जिस्म को एक बार फिर से छलनी करके? क्या हासिल कर लिया आपने पूरी रात मेरे साथ अपनी हवस को अंजाम देकर? आज से 6 महीने पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ था ना, तब मैं होश में थी। उन लोगों ने एक इंसान का रेप किया था, लेकिन आपने तो एक लाश को भी नहीं छोड़ा। आप तो उनसे भी घटिया और बुजदिल निकले। आप तो एक रेपिस्ट से भी बदतर निकले। आरवी चुपचाप उसे देखता रहा, उसकी बातें सुनता रहा। उसने टेबल पर रखे कपड़े उठाकर जुनून की तरफ बढ़ा दिए और बोला, इन्हें पहन लो। जुनून अपनी आंखों में बेहिसाब आंसू लिए बोली, इज्जत तार तार कर अब अच्छा होने का ड्रामा कर रहे हैं। आरवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मैंने कहा ना, चुपचाप इन्हें पहन लो। जुनून ने उससे वो कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और आकर आरवी के सामने खड़ी होकर बेहद गुस्से और तकलीफ भरी आवाज में बोली, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप कहाँ एक गैंगस्टर और मैं तो कुछ हुई ही नहीं, लेकिन मैं बद्दुआ देती हूँ आपको कि कल रात आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमेशा तिल तिल मरेंगे। आपने कल मुझसे वो छीना है जो मेरे पास था ही नहीं, और अब आप पूरी जिंदगी उस चीज के लिए तड़पेंगे जो आपको आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी होगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपको जो करना हो अब कर लीजिएगा। ये बोलकर जुनून तुरंत वहां से चली गई और आरवी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा जहां पर कुछ देर पहले जुनून ने थप्पड़ मारा था। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी। वहीं दूसरी तरफ मानवी निवास। मानवी जी गुस्से में चिल्लाते हुए किचन में अपना काम कर रही थी। वो अजय जी की तरफ देखते हुए बोली, मुश्किल से एक ऐसी कामवाली मिली थी जिसे ना पैसे देने पड़े और काम भी पूरा हो जाए, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से वो भी मेरे हाथ से निकल गई। अजय जी हैरानी से बोले, क्या बोल रही हो? कौन सी काम वाली की बात कर रही हो तुमने कौन सी काम वाली रखी हुई थी? मानवी की व्यंग से बोली, वही तुम्हारी भांजी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में अब वो भी हाथ से निकल गई। अजय जी गुस्से से बोले, तुमने ही उसे यहाँ से भेजा है। अगर मैं पैसे ना भी देता तो भी गुजारा हो जाता। पिछले 1 साल से मैं उन्हें पैसे न देने के लिए बहाने लगा ही रहा था। आज भी वो मेरे बहाने सुनकर चले जाते, लेकिन तुमने तो जुनून को उनके साथ भेज दिया। मानवी जी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने उस मनहूस को भेज दिया, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। पर डर भी लग रहा है कि कहीं वो वापस न आ जाए। जब वो आरवी उसे देखेगा तो उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देगा या फिर यहीं पर फेंक कर चला जाएगा। अगर एक बार फिर से उन्होंने हमें धमकाया तो आप कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। अगर उन्होंने कृषा की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मैंने उन सबकी जान ले लेनी है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अजय जी व्यंग से हंसते हुए बोले, अच्छा, और उसे दिन जो डर से कांप रही थी वो क्या था? मानवी की किचन से बाहर आए और अजय जी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ जो वो मनहूस यहाँ से चली गई, पीछा छूट गया हमारा उससे। मैं तो कहती हूँ कि अब जल्दी से कृषा की शादी कर देते हैं ताकि उन लोगों की नज़र कभी कृषा पर जाए ही ना। उस मनहूस का क्या है, पहले भी न जाने कितने ही लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ा चुकी है। अगर उसकी हरकतें ऐसी नहीं होती तो आज से 6 महीने पहले उसके साथ वो सब नहीं होता। उसे उसी की गंदी आदतों की सजा मिली है, लेकिन उसकी वजह से मैं मेरी कृषा को कुछ नहीं होने दूंगी। आप जल्दी से उसके लिए लड़का ढूंढिए और उसकी शादी कीजिए, और हाँ, अब वो काम भी पूरा कर लीजिएगा जो पिछले 6 महीने से अधूरा है। अब तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं।
ये बोलते हुए उनके चेहरे पर तिरछे एक्सप्रेशंस थे और उनके एक्सप्रेस देखकर ही अजय जी उनकी बात समझ चुके थे। मानवी जी वापस किचन में जाने ही वाली थी कि बाहर दरवाजे का किवाड़ खुला और जुनून अंदर आए। उसे अंदर की तरफ आते देख मानवी जी और अजय जी की आंखें बड़ी हो गई। मानवी जी तुरंत जुनून के पास आए और उसे देखकर लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, तू यहाँ पर। जुनून ने अपना चेहरा झुका रखा था। उसका पूरा चेहरा दुपट्टे से कवर था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोली, मुझे माफ कर दीजिएगा मामी जी, लेकिन मैं वहां से आ गई। मुझे वहां पर नहीं रहना। आप लोग मुझसे जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। मैं सारा काम कर दूंगी। आप मुझे और भी कुछ कहेंगे तो मैं वो भी कर दूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से कहीं मत भेजिए। प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और वो सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरी। तभी वहां पर बाहर की तरफ से 2 कदमों की आहट सुनाई दी और वो कदम और किसी के नहीं आरवी के थे, जो अपनी डेविल नजरों से मानवी जी और अजय जी को देख रहा था। उसने नीचे झुककर जुनून के कंधे पर अपना हाथ रखा तो जुनून उसके स्पर्श से ही उसे पहचान गई। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठी और आरवी से अलग हो गई। वहीं आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेवजह 2 लोगों की मौत की जिम्मेदार बन गई। ये बोलकर उसने अपनी कमर से गन निकाली और मानवी जी और अजय जी की तरफ पॉइंट कर दी। क्या सच में जुनून बन गई है आरवी का जुनून, या कुछ और है आरवी के इरादे? एपिसोड 7 रीहम वोरा का निशाना और जालन। शर्मा निवास। आरवी अजय जी और मानवी जी की तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था और अभी अभी अंदर से बाहर आए कृषा हैरानी से आरवी की तरफ देख रही थी। उसे अपने मॉम डैड की तरफ गन पॉइंट करते देख वो भी जल्दी से आगे की तरफ आए और गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे मॉम डैड को। अगर तुमने उनको जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने ट्रिगर का बटन दबा दिया और गोली सीधा उसके पैरों पर जाकर लगी। लेकिन पैरों के ऊपर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर। लेकिन कृषा इतने में ही फुदकते हुए पीछे की तरफ हो गई और चुपचाप दुबककर पीछे की तरफ बिछी हुई चारपाई पर बैठ गई। आरवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपने मॉम डैड से इतना प्यार कि पहले उनके लिए मेरे बेड तक आ गई और अब मेरे सामने मरने के लिए आ गई। खैर अच्छा हुआ उस दिन हम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं, वरना बड़ा अजीब फील होता मुझे। लेकिन अब जरा अपना दिमाग और अपनी जुबान सोच समझ कर चलाना। रहम वोहरा का निशाना कभी मिस नहीं होता और रहम तो उसे करना आता ही नहीं। ये बोलते हुए आरवी के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। कृषा उसकी तरफ देखती ही रह गई और अजय जी और मानवी जी की भी आंखें बड़ी हो गई थी। उन दोनों ने हल्का सा पलटकर पीछे कृषा की तरफ देखा। कृषा ने अपनी नजरें झुका ली। वो वापस आरवी की तरफ देखते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो उस पर कोई इल्जाम मत लगाना। हम तुम्हारी इन फालतू बातों में नहीं आने वाले। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इस लड़की को ले गए थे ना, तो फिर अब वापस क्यों आए? आरवी मुस्कुराया और बोला, आपकी बेटी पर इल्जाम लगाने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं। उसका फैलाया कीचड़ तो किसी दिन खुद आपके मुंह पर आएगा। खैर आप ये बताएं, आप जुनून को इस लड़की उस लड़की कहकर क्यों पुकार रहे हैं? आप इसे जुनून कहिए, जुनून शर्मा, यही नाम है ना इसका। ये बोलते हुए वो मुस्कुराया और जुनून की तरफ देखने लगा। जुनून ने गुस्से से उसे घूरा। उस दुपट्टे से बस उसकी आंखें ही तो दिखाई देती थी, ब्लू आइज, जो कर दे हिप्नोटाइज, और उन्हीं से हिप्नोटाइज हो चुका था आरवी। आरवी अब मानवी जी की तरफ आया और बोला, हाथ बहुत चलते हैं आपके। जरा मैं भी तो देखूं कि आपके हाथ और क्या क्या कर सकते हैं। मानवी जी तुरंत बोली, मैंने तो अपने हाथों को चलाया ही नहीं। ये कमबख्त खुद ही चल पड़े। पर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ जो मैंने इस जुनून को तुम्हारे साथ भेजा। मुझे पहले ही पता था कि ये तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। आखिर ऐसी लड़की के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो पूरी तरह से जल। वो बोल ही रही थी कि आरवी उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, जले हुए पकोड़े तो नहीं बनाती ना आप? मानवी जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आरवी मुस्कुराया और बोला, मेरा पकोड़े खाने का मन है। पूछ रहा हूं आपसे, जले हुए पकोड़े तो नहीं खिलाएंगी ना आप? मानवी जी के चेहरे की हालत ऐसी थी जैसे फटा हुआ मैप। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरवी के दिमाग में चल क्या रहा है। अगर वो खुद जुनून को यहां पर लेकर आया है, मतलब वो जुनून से फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसे जुनून पसंद नहीं आई, ऐसे में वो एक बार फिर से पैसों की डिमांड करेगा। लेकिन यहां तो आरवी पैसों की डिमांड नहीं, पकौड़ों की डिमांड कर रहा था। वो लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं।
मैं तुम्हें पकोड़े बनाकर खिलाऊंगी ना, और जले हुए पकोड़े नहीं खिलाऊंगी। क्या मैं किचन में जाऊं? आरवी मुस्कुराया और बोला, हाँ हाँ जाए ना। जैसे ही उसने कहा, मानवी जी ने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। अचानक ही आरवी ने गोली चलाई जो उनके पैरों के पास जमीन पर लगी। मानवी जी कूदकर दूसरी तरफ हो गई। उन्होंने तुरंत पलटकर आरवी की तरफ देखा। आरवी हंस और बोला, मुझे आपको रोकना था। आवाज लगाता तो थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए इससे रोकना पड़ा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन हल्की सी ऊपर की तरफ की। मानवी जी का गला सूखने लगा था। आरवी उनकी तरफ देखते हुए बोला, वो मुझे आपसे ये कहना था कि मुझे पकोड़े के साथ हरी और लाल दोनों चटनी पसंद है, इसलिए दोनों लेकर आइएगा, और साथ में गर्मा गर्म चाय भी विद एक्स्ट्रा अदरक और एक्स्ट्रा सौंफ इलायची। मानवी जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से किचन में चली गई। अजय जी हैरानी से आरवी को देख रहे थे। आज तक ऐसा रूप तो उन्होंने आरवी का कभी नहीं देखा था। गोलियां चलाना ठीक था, लेकिन चाय पकौड़े मांगना, ये तो वो किसी नए आरवी को देख रहे थे। वहीं जुनून जो अब तक शांत थी, वो तुरंत आरवी के पास आए और बोली, कैसे इंसान हो तुम? पहले कल रात तुमने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की और अब तुम मेरे मामा मामी को डरा रहे हो, उन्हें धमका रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? चले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? तुम्हारे पैसे देने हैं ना हमने, तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना किस करोगी? आरवी उसकी बात बीच में ही काट कर बोला। जुनून की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। अपने चाचा जी के सामने ऐसी बातें सुनते हुए उसे शर्माने लगी थी, लेकिन मन ही मन वो आरवी को कोस रही थी, जो ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा था। जुनून के एक्सप्रेशन देखकर आरवी मुस्कुराया और फिर अजय जी की तरफ बढ़ गया। उसने अजय जी के कंधे पर जाकर अपना हाथ रखा तो अजय जी को दिल का दौरा आते आते रुका। वो नीचे की तरफ धंसने लगे थे, जैसे जमीन में खड्डा खोदकर उसी के अंदर दुबक जाएंगे। अव्वल जो अभी अभी वहां पर पहुंचा था, वो हैरानी से आरवी को देखने लगा। आरवी अजय जी को अपने साथ लेकर वहां पीछे लगी हुई चारपाई पर जाकर बैठ गया तो कृषा जल्दी से वहां से उठी और अंदर की तरफ जाने लगी। आरवी ने हल्का सा अपनी गन को गोल घुमाया तो वो गन घूमने की आवाज सुनकर ही कृषा के कदम तुरंत रुक गए। वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ी होकर आरवी की तरफ देखते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। आरवी हंसी और बोला, अगर चली भी जाती तो मैं तुम्हें वापस ले आता और बैंड बाजे के साथ लेकर आता। चलो चुपचाप अपनी मॉम के साथ जाकर मेरे लिए पकोड़े तलो। कृषा तुरंत से किचन की तरफ भाग गई। आरवी उसके जाने के बाद अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, तो जरा अब बताइए कि क्या हिसाब किताब है हमारा? अजय जी कांपते हुए बोले, मैंने तुम्हारे 2 करोड़ रुपए देने हैं। आरवी तुरंत बोला, अरे पैसों की बात कौन कर रहा है? जरा अब पैसों से थोड़ा ध्यान इधर उधर भी दीजिए। दो बेटियां हैं आपकी, आखिर इनके बारे में तो कुछ सोचा होगा। उसकी बात सुनकर अजय जी की आंखें हैरत में फैल गई। जुनून को उन्होंने कल आरवी के साथ भेज दिया था, लेकिन आरवी आज उसे वापस ले आया, मतलब वो जुनून से खुश नहीं हुआ और अब उसकी नज़र कृषा पर है। ये सोचकर ही उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो अपने हाथ आरवी के आगे जोड़ते हुए बोले, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। कृषा मासूम है, वो छोटी बच्ची है, उसकी तरफ ऐसी नजरों से मत देखो। मैं तुम्हारे पैसे सूद समेत चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं तुम्हारी एक एक पाई वापस दे दूंगा। लेकिन कृषा को यहां से मत लेकर जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। उनकी बात सुनते हुए आरवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। कल वो जब जुनून को यहां से लेकर जा रहा था, तब अजय ने एक बार भी आरवी को नहीं रोका, और आज कृषा की बात सोचते हुए भी उनकी जान हलक में अटक रही थी। इतना तो वो समझ चुका था कि यहाँ पर जुनून की हालत क्या होगी। उसने एक नज़र जुनून की तरफ देखा। जुनून तुरंत अपना सिर झुकाते हुए बोली, मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे मामी जी की हेल्प करनी है। ये बोलते हुए वो किचन की तरफ जा ही रही थी कि तभी एक गोली और चली और जुनून ने अपने कानों पर अपना हाथ रख लिया। उसने तुरंत आरवी की तरफ देखा तो आरवी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, बारात आ रही है क्या तुम्हारी? जुनून ने तुरंत अपना सिर ना में हिलाया। आरवी जल्दी से बोला, तो चुपचाप खड़ी रहो, यहां पर नहीं खड़ा हुआ जा रहा तो आकर मेरे पास बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और जुनून एक बार फिर से शर्म से पानी पानी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। आरवी अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं चाचा जान। आज तक मैंने आपके साथ जबरदस्ती की है क्या? जो अब करूंगा, मैं तो आपकी बेटियों की बात कर रहा हूं, मतलब उनके करियर की बात कर रहा हूं। उनके बारे में कुछ तो सोचा होगा ना आपने।
अब ये टिंगरी सी तो मुझे पढ़ी लिखी लग रही है, पक्का जॉब भी करती होगी। अजय जी तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए बोले, नहीं अभी तक जॉब शुरू नहीं हुई। सरकारी नौकरी वाले पैसे मांगते हैं जो मेरे पास है नहीं। आरवी तुरंत बोला, कैसी बात कर दी आपने, मेरे होते हुए आपको पैसे की क्या ही दिक्कत, जरा बताइए कितने पैसे चाहिए। अजय जी का गला सूखना लगा। आरवी ने बिना उनके कहे ही सामने खड़े अपने आदमी की तरफ इशारा किया तो वो आदमी एक सूटकेस लेकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसने वो सूटकेस खोला तो आरवी ने उस सूटकेस में से 10-12 गड्डियां निकालकर अजय जी की झोली में रखी और बोला, इतने पैसे बहुत होंगे या और चाहिए। अब तो अजय जी का दिमाग पूरा घूम चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरवी के इरादे क्या है। वो तो अपने फायदे के बिना किसी को चवन्नी ना दे, तो उनकी झोली में पड़ा तकरीबन 50 लाख रुपया वो उन्हें यूं ही क्यों दे रहा था। तभी मानवी जी अपने हाथों में ट्रे लिए बाहर आए। उनकी ट्रे में चाय के कप भी थे और पकोड़े भी और चटनी भी दोनों तरह की थी और साथ ही साथ उनके चेहरे पर बेहिसाब डर भी था। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें अजय जी की गोद में रखे हुए पैसों पर गई तो उनकी भी आंखें हैरत में फैल गई और लालच चेहरे पर साफ नजर आने लगा। आरवी हल्का सा मुस्कुराया और फिर अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, इन पैसों से आपकी इस कृषा की जॉब तो लग ही जाएगी और रही बात आपकी इस बेटी की जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसकी चिंता अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अजय जी और मानवी जी ने दोनों ने हैरानी से आरवी की तरफ देखा। आरवी मुस्कुराया और बोला, मुझे एक केयर टेकर की जरूरत है, एक छोटे बच्चे को संभालना है, उसके लिए मुझे आपकी ये बेटी अच्छी लग रही है। सैलरी जितनी आप कहे और काम जो मैं कहूं। उनकी बात सुनकर अब उन दोनों के चेहरे पर दुगनी खुशी झलकने लगी। एक तो घर बैठे बैठे इतनी भारी रकम और ऊपर से जुनून के बदले भी पैसा, उनकी तो लॉटरी लग चुकी थी। मानवी जी तुरंत बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जुनून को बच्चों से वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार है, तुम ले जाओ जुनून को अपने साथ। उन सबके बीच होती हुई बातें सुनकर जुनून एकदम हैरान रह गई। उसे एक बार फिर से आरवी के साथ जाना पड़ेगा, ये सोचकर ही उसे डर लगने लगा था। कल वो यहाँ से चली गई ताकि उन लोगों की नज़र कृषा पर ना जाए और वो लोग कृषा को अपने साथ ना लेकर जाए। लेकिन आज उन्होंने कृषा का तो एक तरह से फ्यूचर सिक्योर कर दिया था, लेकिन जुनून को एक बार फिर से वहां लेकर जाने लगे थे जहां पर अब उसके साथ ना जाने क्या होता। आज सुबह वाली बात ही अभी तक जुनून नहीं भूली थी। आरवी अपनी जगह से उठा और बोला, तो आपकी दोनों बेटियों को लेकर आपकी जितनी भी चिंताएं हैं सारी खत्म। आपकी एक बेटी लगेगी सरकारी नौकरी और दूसरी हुई मेरी मेरी केयरटेकर। ये बोलते हुए वो जुनून के पास आ गया। जुनून गुस्से से उसे देख रही थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले जबरदस्ती लेकर गया था, अब तो तुम्हारी इजाजत शामिल होगी ना। उसकी बात सुनकर जुनून के रोंगटे खड़े होने लगे। आरवी ने उसके दुपट्टे पर हल्का सा अपना हाथ रखा तो जुनून ने अपने दुपट्टे को कस लिया। आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है चांद को बहुत नजरें लगती हैं क्योंकि उसे हर कोई ऐरा गहरा देख लेता है, लेकिन इस चांद को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होगी, बेशक से पर्दा हो या ना हो। ये बोलकर उसने जुनून का दुपट्टा नीचे की तरफ खींच दिया तो वो दुपट्टा सिर्फ उसकी गर्दन पर रह गया। उसका चेहरा बेनकाब हो चुका था। दुनिया जहां की खूबसूरती जैसे आरवी के सामने आकर बिखर चुकी थी और मानवी जी ने गुस्से से अपना मुंह बना लिया। इसी खूबसूरती से तो उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। भले ही जुनून पूरी तरह से जल चुकी थी लेकिन उसका ये खूबसूरत चेहरा उन्हें बहुत बुरा लगता था क्योंकि कृषा इतनी खूबसूरत नहीं थी और अगर घर पर कोई आता भी तो उनकी नजरें जुनून पर ठहर जाती। इसीलिए मानवी जी जुनून को हमेशा अपना चेहरा ढककर रखने के लिए बोलती थी। जुनून गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। वो आरवी की तरफ देखते हुए बोली, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ करना तो अभी बाकी है। उसकी बात सुनकर जुनून की सांसें हलक में अटकने लगी। तभी आरवी अचानक से बोला, पकोड़े तो रह ही गए। ये बोलकर वो तुरंत वापस मानवी जी और अजय जी की तरफ घूमा। उसने ट्रे में रखे हुए सारे सामान की तरफ देखा और फिर हरी चटनी वाली कटोरी को उठा लिया। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी आरवी मानवी जी की तरफ देखते हुए बोला, आंखें तो नहीं जल रही। मानवी जी हैरानी से बोली, क्या मतलब। अगले ही पल वो जोरों से चिल्लाए और उनकी चीखें पूरे घर में घूमने लगी। आरवी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ वो हरी चटनी का कटोरा सीधा मानवी जी के मुंह पर दे मारा था और वो सारी चटनी उनकी आंखों पर लगी थी। अजय जी तुरंत अपनी जगह पर खड़े हो गए लेकिन अगले ही पल वो भी फुदक उठे जब आरवी ने उनके पैरों के पास गोली चलाई और गोली सीधा उनके पैर के अंदर धंस गई।
जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वो डर से अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। त्रिशा तुरंत अंदर की तरफ भाग गई और आरवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। मानवी जी और अजय जी की दर्द भरी चीखें उससे पूरे घर में गूंज रही थी और उन्हें यूं चीखते चिल्लाते हुए देख आरवी के चेहरे पर बड़े ही प्लेजर वाले एक्सप्रेशन थे। जुनून तुरंत भागते हुए मानवी जी और अजय जी के पास आए, लेकिन वो मानवी जी को हाथ लगाती उससे पहले ही आरवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी गोद में उठाकर बोला, मायके की परवाह करना छोड़ो अब जानम। अब तो बस मेरे बारे में सोचो और किसी का ख्याल दिमाग में आया तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगा, सामने वाले का दिमाग उड़ जाएगा। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाए ही घर से बाहर की तरफ लेकर बढ़ गया। अव्वल और बाकी सब आदमी आरवी की तरफ देखते ही रह गए। क्या होगा जब जुनून जाएगी आरवी के साथ उसके घर। एपिसोड 8 आरवी की यूनिक किस। मानवी निवास के बाहर जुनून को अपनी गोद में लिए आरवी मानवी निवास से बाहर आया। एक आदमी ने तुरंत गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला तो आरवी उसे देखते हुए बोला, भेजा है या फिर कहीं पर भेज दिया। वो आदमी उसकी बात सुनकर कांप गया और उसने तुरंत बैक सीट का दरवाजा बंद कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। जुनून गुस्से से आरवी की तरफ देख रही थी। वो गुस्से से आरवी को देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, मुझे किसी की केयरटेकर नहीं बनना। आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे तो लगा कल जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद आपको थोड़ा बहुत तो पछतावा होगा, लेकिन आप तो सच में किसी जानवर से भी ज्यादा घटिया निकले। आपने अभी जो मेरे मामा मामी जी का हाल किया उसके बाद मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे सिर्फ उनके पास जाना है, उन्हें संभालना। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने उसे गाड़ी के अंदर भी बिठा दिया। जुनून गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती उससे पहले ही एक आदमी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया ताकि जुनून गाड़ी से बाहर ना निकले। आरवी तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और जुनून की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ जानना है। उसकी बात सुनकर जुनून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर गुस्सा होते हुए बोली, लेकिन मुझे आपको कुछ नहीं बताना। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो आपको खुश कर सके। मेरी हालत तो पहले ही ठीक नहीं, क्यों आप मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। आरवी उसकी तरफ देखने लगा। अचानक ही वो उसके करीब हुआ तो जुनून तुरंत पीछे की तरफ हो गई। आरवी उसे देखकर मुस्कुराया और फिर उसकी आंखों से आंसू साफ करने लगा। उसकी उंगली अपने चेहरे पर महसूस कर जुनून को बहुत अजीब सा लग रहा था। बहुत गंदा सा फील हो रहा था, क्योंकि अब तक वो यही समझ रही थी कि कल आरवी ने उसके साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की है। उसे आरवी से नफरत हो रही थी। आरवी ने उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, मैंने तुम्हारे मामा मामी के साथ जो कुछ भी किया है वो तो बहुत कम है। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, लेकिन तुम देख नहीं पाओगी, इसीलिए कुछ वक्त की मोहलत दे दी उन्हें। लेकिन ये मोहलत कब तक की है ये मैं भी नहीं जानता। जुनून हैरानी से उसे देख रही थी। वो गुस्से से बोली, आपको जरा भी शर्म नहीं आती ये सब घटिया हरकतें करते हुए। किसी के साथ जबरदस्ती करना, किसी को जबरदस्ती अपने पास नौकरी पर रखना, किसी के पैर पर गोली मारना, तो किसी को बुरी तरह से टॉर्चर करना। आपका ज़मीर आपको धिक्कारता नहीं क्या? आपको खुद पर शर्म नहीं आती? आपको गिल्टी फील नहीं होता? आप इंसान हैं भी या नहीं? आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं इंसान हूं या नहीं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। ये बोलते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। लेकिन जुनून का ध्यान तो सिर्फ आरवी पर था, जो मुस्कुरा भी रहा था तो उसे डर लग रहा था। जिस तरह से पकोड़े की बात करते करते उसने अजय जी के पैरों पर गोली और मानवी जी का जो हाल किया, उसके बाद अब उसे उसकी वो नॉर्मल बातें भी अंदर तक डरने पर मजबूर कर रही थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, ग्रह का प्रवेश कैसे होता है? जुनून हैरानी से उसे देखने लगी। आरवी ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोला, बताओ ना ग्रह का प्रवेश कैसा होता है? जुनून हैरानी से बोली, कौन से ग्रह का प्रवेश कहाँ पर होता है? आरवी ने अब चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, जब हम अपनी बीवी को अपने घर पर लेकर जाते हैं तो वो आटा चावल गिराने वाली रस्म होती है ना, वो कैसे होती है? जुनून को कुछ समझ नहीं आया। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, डफर कहीं की, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अभी शादी होती है तो वो आरती होती है, थाली होती है, कुछ तो होता है ना लोटे में। वो पूछ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर अब जुनून को कुछ कुछ समझ आया तो वो कुछ सोचते हुए बोली, जब शादी होती है तो नया शादीशुदा जोड़ा जब घर पर पहली बार आता है तो उनकी आरती उतारी जाती है और चावल की रस्म होती है। लोटे में चावल डालकर उसे दरवाजे पर रखा जाता है और उसे दुल्हन अपने दाएं पैर से गिराती है।
जुनून की बात सुनकर आरवी तुरंत से बोला, इसके अलावा भी कोई तामझाम होता है क्या? जुनून कुछ सोचते हुए बोली, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपकी शादी हो गई क्या? आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ अभी अभी की है। उसकी बात सुनकर जुनून उसकी तरफ देखती रह गई। वो धीमे से बोली, अगर आपकी बीवी है तो आप मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप बस मुझे मेरे मामा मामी जी के पास छोड़ दीजिए। अभी उन्हें मेरी जरूरत है, आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। आरवी ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम रोज इतना रोती हो या फिर आज कुछ स्पेशल है? उसकी बात सुनकर अब जुनून उसे घूरने लगी। आरवी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो जुनून ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। उसका हाथ तो ठीक था, लेकिन कलाइयां जली हुई थी। आरवी ने घूरकर उसे देखा और फिर वापस उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी ब्लैक मून विला के बाहर आकर रुकी। जुनून अभी भी अपनी जगह पर बैठी बैठी कांप रही थी। आरवी तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और जल्दी से आकर उसने जुनून की तरफ का दरवाजा खोला। जुनून उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई। आरवी उसके बोलने से पहले ही बोला, अब एक बार फिर से मत शुरू कर देना। रेडियो की तरह शुरू हो जाती हो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। तुम्हारा तो कोई बटन भी नहीं है जो घुमाकर बंद कर दूं। जुनून गुस्से से उसे देखते हुए गाड़ी से बाहर आए। वो गुस्से से बोली, मैं ज्यादा बोलती हूँ या आप ज्यादा बदतमीज हैं? मैं ज्यादा बकवास करती हूँ या आप ज्यादा बेशर्म हैं? आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ऐसे कैसे इतने निर्दयी इंसान हैं? पैसों के लिए इतना गिर गए कि किसी लड़की के साथ एक बार जबरदस्ती करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे बटन तो तुम्हारा है, लेकिन अभी फिलहाल मैं उस बटन को छूना नहीं चाहता। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, कैसा कैसा बटन? ये बोलते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आरवी उसके करीब हुआ तो जुनून पीछे गाड़ी से लग गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। आरवी ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास गाड़ी पर रखे और उसके चेहरे पर हल्का सा झुका। जुनून के होंठ फड़फड़ाने लगे थे। उसे पहले ही बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आरवी ने उसका दुपट्टा उसके चेहरे से हटा रखा था। आसपास की नजरें अब उसे सीधा अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। आरवी ने उसके होठों की तरफ देखा और बोला, एक नहीं दो बटन है और पिंक कलर के हैं। दोनों ही इतने खूबसूरत है कि मन कर रहा है इन्हें अच्छे से बंद कर दूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों को ना समझते हुए जुनून एक बार फिर से बोली, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? कौन कौन से बटन बंद करने की बात कर रहे हैं आप? कोई बटन नहीं है मेरे अंदर। ये बोलते हुए वो डर से बुरी तरह कांप रही थी। तभी आरवी ने हल्की सी अपनी टंग अपने लिप्स से बाहर निकाली और उन्हें अपने अप्पर लिप पर घुमाने लगा। ये करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सेडिक्टिव थे। जुनून, जो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड थी, जैसे ही उसने आरवी की इस हरकत को देखा वो एकदम शॉक्ड रह गई और उसकी नजरें आरवी पर टिकी रह गई। आरवी ने 2 बार अपनी टंग को इसी तरह अपने अप्पर लिप पर घुमाया और फिर अपने दांतों को हल्का सा बाहर की तरफ निकालकर अपने लोअर लिप को मसलने लगा, जैसे उसने अपने लिप्स को नहीं बल्कि किसी और के लिप्स को ऐसे अपने लिप्स में कैप्चर किया हो और उसे किस कर रहा हो। उसे यूं करते हुए देख अब अचानक से जुनून को हिचकी सी आ गई। आरवी की उस पर नजरें और भी ज्यादा इंटेंस हो गई और उसने अपना हल्का सा लिप बाइट किया तो जुनून ने तुरंत अपने लिप्स पर अपनी उंगलियां रखी। उसे ऐसा लगा जैसे वो दर्द उसे अपने लिप्स पर महसूस हुआ हो। उसे चुप देखकर और उसका रिएक्शन देखकर आरवी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल उसने जुनून को अपनी गोद में उठा लिया तो जुनून और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अगर अपनी कच जुबान और ज्यादा तेज चलाई तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? जुनून हैरानी से तुरंत बोली, क्या क्या करेंगे आप? ये बोलते हुए उसको रोंगटे खड़े हो चुके थे, जैसे वो समझ चुकी हो कि आरवी क्या करेगा। आरवी ने एक बार फिर से अपनी टंग को बाहर निकालकर अपने अप्पर लिप पर घुमाई तो जुनून तुरंत से बोली, बेशर्म इंसान कहीं के। बिल्कुल भी शर्म नहीं आपके अंदर, एक तो जबरदस्ती कर रहे हैं और ऊपर से इतनी ज्यादा बेशर्मी। आप जैसे लोग पता नहीं जिंदा कैसे रह जाते हैं। क्यों आपको किसी और का दर्द महसूस नहीं होता? ये बोलते बोलते वो अचानक चुप हो गई जब उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई। दरवाजे को डेकोरेट किया हुआ था और एक आदमी वहां पर बलून्स फुलाकर लगा रहा था, शायद डेकोरेशन अभी पूरी नहीं हुई थी।
जैसे ही उस आदमी ने अपने सामने आरवी को देखा जो बैलून वो अपने मुंह से फुला रहा था, उसकी सारी हवा निकल गई और वो खुद किसी बैलून की तरह फड़फड़ाने लगा। आरवी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक काम नहीं होता तुम लोगों से। वो आदमी तुरंत पीछे की तरफ हटते हुए बोला, आई एम सो सॉरी बॉस, लेकिन आपने टाइम बहुत कम दिया। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, रहम टाइम और रहम दोनों ही नहीं देता। अब दफा हो जाओ यहां से और काका को भेजो। अभी वो बोल ही रहा था कि एक तकरीबन 70-75 साल का बूढ़ा आदमी दरवाजे पर आया। उसके हाथों में एक आरती की थाली थी। उस आरती की थाली को देखकर जुनून हैरानी से अब आरवी को देखने लगी तो आरवी मुस्कुराया और बोला, वेलकम होम जानम। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। उसी वक्त अवल भी वहां पर पहुंचा। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं हरी अंकल थे जो अब तक इस विला की देखरेख कर रहे थे। हरी जी आरवी की तरफ देखते हुए बोले, आरती के लिए बिटिया को अपनी गोद से नीचे उतारो। आरवी तुरंत बोला, क्यों? ऐसे आरती घूमती नहीं। मैंने पैरों में बेड़ियां बांधी है आपकी आरती के। जल्दी से घुमाओ इसे। उसकी बात सुनकर हरी जी ने तुरंत आरवी और जुनून की आरती उतारना शुरू कर दिया और जुनून एक बार फिर से आरवी की तरफ देखती ही रह गई। आरती के बाद अब हरी जी ने चावलों से भरा हुआ कलश नीचे जमीन पर रखा और कांपती हुई आवाज में बोले, अब तो बिटिया को गोद से नीचे उतारना ही होगा ना। उनकी बात सुनकर आरवी सार्कास्टिक वे में हंसा और फिर अगले ही पल उसने अपना पैर उस कलश पर मारा और वो कलश सीधा हवा में उड़ते हुए सामने सीढ़ियों से उतर रहे एक शख्स के सिर पर जाकर लगा और वो शख्स तुरंत जमीन पर गिर गया। जुनून के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वहीं पूरे घर में चावल बिखर चुके थे। आरवी बेफिक्री से बोला, बड़ा नाजुक निकला आपका कलश। जुनून गुस्से से बोली, कलश नाजुक नहीं है, आप हैवान हो। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आरवी मुस्कुराया और बोला, मेरी हैवानियत से अब डील करना सीख लो जानम, क्योंकि ये हैवानियत मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मजबूरन तुम्हें देखनी तो पड़ेगी। ये बोलकर वो जुनून को लेकर अंदर की तरफ आ गया और सीधा अपने कमरे में ले गया। वही अभी अभी जो शख्स सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसके सिर पर कलश लगा था, उसे देखकर अवल ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो शख्स कोई और नहीं वरुण था जो आरवी का दोस्त था और इसी विला में रहता था। आरवी के कई काम वो संभालता था। जुनून के दिमाग में अचानक ही ख्याल आया कि उस इंसान का क्या हुआ जिसके सिर पर वो कलश लगा था। तो उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, लेकिन तभी अवल ने वरुण को अपनी तरफ घुमाया और बोला, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। तभी वरुण इरिटेट होते हुए बोला, यार यहाँ पर चल क्या रहा है? ये सुबह सुबह यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अवल ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, चल मेरे साथ तुझे बताता हूँ। ये बोलकर वो वरुण को अपने साथ ही ले गया और जुनून वरुण की पीठ की तरफ देखती रही। आरवी जब जुनून को अपने रूम में ले आया तो जुनून की नजरें वरुण पर से हट गई। आरवी ने जुनून को बेड पर लेटाया और उसकी तरफ देखने लगा। जुनून तुरंत बेड से उठी और बोली, आप मुझे यहाँ पर अपने बेड पर लेटाने के लिए लेकर आए हैं क्या? आपने कहा था कि मुझे केयरटेकर बनना है, मुझे किसी बच्चे का ख्याल रखना है, तो कहाँ है वो बच्चा? किसकी केयरटेकर बनना है मुझे? आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो बच्चा? जुनून ने अपने आसपास अपनी नजरें घुमाई। वो पूरा कमरा एकदम लग्जरियस था और फिलहाल वहां पर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। डार्क थीम का वो रूम, वहां पर जुनून को सांस लेते हुए भी घुटन महसूस हो रही थी। तभी आरवी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जुनून ने अपने कपड़ों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। आरवी उसके करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, अभी भी तुम्हें वो बच्चा दिखाई नहीं दिया क्या? उसकी बात सुनकर जुनून की पलकें फड़फड़ाने लगी और होठ थर-थर कांपने लगे। क्या है आरवी के इरादे? क्या जुनून बनेगी आरवी का ऑब्सेशन? एपिसोड 9 यू आर सो वाइल्ड ऑन बेड, ब्लैक मून विला। जैसे ही आरवी ने जुनून को अपनी तरफ खींचा, जुनून सीधा उसके सीने से आ लगी और आरवी को देखते हुए जुनून की आंखें उसी पर ही टिक गई। आरवी उसे देखते हुए बोला, क्या अभी भी तुम्हें वो बच्चा दिखाई नहीं दिया? उसके इतना करीब आने पर जुनून के होंठ फड़फड़ाने लगे थे। आरवी को देखते हुए वो बड़ी ही मुश्किल से बोली, मुझे यहाँ पर कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। आप किस बच्चे की बात कर रहे थे? यहाँ पर तो कोई बच्चा है ही नहीं। अगर होता तो मुझे अब तक दिखाई दे देता। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, बच्चों को गोद में लिया जाता है ना? जुनून ने अपना सिर हाँ में हिलाया। आरवी ने अब जुनून का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और खुद अगले ही पल बेड पर जाकर उसकी गोद में अपना सिर रख लिया। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी।
आरवी मुस्कुराते हुए बोला, अब तो तुम्हें वो बच्चा दिखाई दे गया होगा ना। जुनून ने तुरंत उसका सिर अपने गोद से हटाया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो हैरानी से आरवी की तरफ देखते हुए बोली, आप अपने बारे में बात कर रहे थे। आरवी ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। जुनून गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपको आप बच्चे नजर आते हैं क्या? आप किसी भी एंगल से बच्चे नहीं हैं, बल्कि एक नंबर के बदमाश हैं। आप गैंगस्टर कहीं के। आरवी उसके करीब आया और उसके चेहरे पर हल्का सा झुककर बोला, वैसे तो बहुत अच्छी तरह से रूबरू हूं मैं खुद से, लेकिन तुम्हारे मुंह से अपनी पहचान सुनना काफी मजेदार लगा। जुनून गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। ये बोलते हुए वो पीछे की तरफ हट गई। वो एक बार फिर से गुस्से से बोली, आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ इस तरह के जबरदस्ती करेंगे और मैं होने दूंगी? उस दिन हम दोनों के बीच जो भी हुआ बस हो गया। अब मैं आपके साथ आपके कमरे में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है जिसकी केयरटेकर बनना है मुझे। तो आप मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए हैं? और नीचे वो गृह प्रवेश की रस्म, वो सब क्या था? बीवी नहीं हूं मैं आपकी जो आपने मेरे साथ वो सारी रस्में निभाई। शादी नहीं हुई है हम दोनों के बीच। आरवी बेफिक्री से बोला, मुझे शादी में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन वो रस्में मैंने इसलिए निभाई क्योंकि लड़कियों के बड़े ख्वाब होते हैं इन सब को लेकर। शादी के लिए तुम्हारा भी तो कोई ना कोई ख्वाब होगा, बट डोंट वरी जानम, बहुत जल्दी सारे ख्वाब पूरे होंगे। ये बोलते हुए आरवी एक बार फिर से जुनून की तरफ आया। जुनून ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मेरे ख्वाब तो बहुत सारे थे लेकिन 6 महीने पहले वो चकनाचूर हो चुके हैं। अब मुझे कोई ख्वाब नहीं देखना, आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी ये मीठी मीठी बातें मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं खुद ही किसी काम की नहीं। इसलिए आप दूर रहिए मुझसे, मैं आपकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें किसी की जरूरत पूरी करनी है? क्या तुम किसी की जरूरत पूरी करने के लिए हो? उसका सवाल सुनकर जुनून उसकी तरफ देखती ही रह गई। इस बार आरवी ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर लेकर आया। जुनून का दिल एक बार फिर से जोरों से धक धक करने लगा था। आरवी उसे बेड पर बिठाने के बाद खुद वापस उसकी गोद में आकर सिर रखते हुए बोला, मैंने झूठ नहीं कहा था तुमसे, तुम्हें एक बच्चे को ही संभालना है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि उस बच्चों की उम्र थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा भी नहीं, बस थोड़ी सी ज्यादा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। जुनून ने एक बार फिर से उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरवी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए अपना सिर उसके पेट से टिका लिया। जुनून अपनी जगह पर बैठी बैठी कांप गई। वो किसी की नजरें भी खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे किसी की नजरें भी उसे चोटिल कर रही हो, उसे तकलीफ पहुंचा रही हो, इसलिए ना ही वो घर से कभी बाहर जाती थी और ना ही कभी किसी को अपने करीब आने देती थी। लेकिन आज आरवी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़े बैठा था, और वो भी इस तरह से कि जुनून के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसका गला सूखने लगा। आरवी उसके पेट से लगकर बोला, बच्चे को जब उसके सिर पर हल्की हल्की मसाज दी जाए तो उसे नींद अच्छी आती है। अब जल्दी से मुझे मसाज दो। जुनून ने नजरें नीचे कर आरवी की तरफ देखा। आरवी ने उस वक्त नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अपना काम ढंग से नहीं कर सकती? ये बच्चा कब से तुम्हें बोल रहा है उसके सिर पर मसाज करने के लिए, लेकिन तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। चलो जल्दी से मेरे सिर पर मसाज करो, मुझे नींद आई है। जुनून गुस्से से बोली, आप बच्चे नहीं हैं। आरवी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, और जब हमारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे लिए बच्चा ही रहूंगा। ये बोलकर वो हंस रहा था और जुनून उसे गुस्से से देखते हुए बड़बड़ा रही थी। उसका इधर उधर घूमता हुआ मुंह आरवी को बड़े ही मजे दे रहा था। आरवी ने भी उसे नहीं छोड़ा और आखिर हार कर जुनून को ही उसके सिर पर हल्की हल्की मसाज देनी पड़ी। जैसे जैसे उसकी उंगलियां आरवी के सिर पर चल रही थी, आरवी को बड़ा ही मजा आ रहा था। आज तक बेड पर वो कई लड़कियों के साथ था, लेकिन आज उसे जो सुकून मिल रहा था वो सच में बहुत अलग था। वो सुकून जो हमेशा से उसकी जिंदगी से गायब था। कुछ देर जुनून यूं ही उसके सिर पर अपनी उंगलियां चलाती रही और फिर थककर बोली, अब मेरा हाथ दर्द होने लग गया। आरवी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला, अभी तुमने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारा हाथ भी दर्द होने लगा। बड़ी निकम्मी हो तुम तो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर जुनून उसे देखती ही रह गई।
वो चिढ़कर बोली, अच्छा ठीक है, कर देती हूँ थोड़ी सी और मसाज। ये बोलकर उसने आरवी का सिर वापस नीचे किया और उस पर मसाज करने लगी। आरवी मन ही मन कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारे मामा मामी को तो मैं जान गया और उनका इलाज मैंने सोच भी लिया है, लेकिन मुझे अब जानना ये है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। और तुम्हारी कसम जानम, जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है ना, अगर उसे जिंदा तुम्हारे सामने नहीं जलाया तो मैं भी आरवी नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही डेंजरस एक्सप्रेशन थे। अभी वो यूं ही जुनून की गोद में सिर रखकर सोया हुआ था कि तभी उसका फोन बजा। उसके फोन पर किसी का वीडियो कॉल आ रहा था। जैसे ही फोन की रिंगटोन वहां गूंजने लगी, जुनून ने तुरंत आरवी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। आरवी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला तो उस पर एक हॉट इमोजी बना हुआ था। ऊपर एक लड़के की पिक्चर शो हो रही थी, जिसे देखकर आरवी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। आरवी ने फोन रिसीव करते हुए जुनून से कहा, आओ, तुम्हारी किसी से मुलाकात करवानी है। अभी वो बोल ही रहा था कि जुनून बेड से उठ गई और बोली, मुझे किसी से कोई मुलाकात नहीं करनी। आपको करनी है, आप कीजिए और अपनी मुलाकातों को अपने तक रखिए, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चली गई और आरवी, जिसने कॉल रिसीव कर लिया था, वो अपने फोन की तरफ ही देखता रह गया। लेकिन फिर जुनून पर ज्यादा प्रेशर न डालने के इरादे से वो अपने फोन की तरफ देखते हुए रूम से बाहर आया। वो अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, तो बता मेरी जान, कब वापस आ रहा है तू? सामने जो लड़का था वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ब्रो, लेकिन जल्दी ही मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। और अभी आप मेरी किससे बात करवाने की कोशिश कर रहे थे? कौन है आपके साथ? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशन थे। आरवी कुछ पल चुप रहा। वो लड़का एक बार फिर से बोला, मुझे तो लगा आप सिर्फ रात को ही बिजी होते हो, लेकिन आप तो दिन में भी। अभी वो बोल ही रहा था कि आरवी तुरंत बोला, चुप, बिल्कुल चुप। वो भाभी है तेरी, उसके बारे में कुछ गलत नहीं। उसके मुंह से भाभी शब्द सुनकर और उसके वो सर्द एक्सप्रेशंस देखकर ही उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन वो एक बार फिर हंसते हुए बोला, ओह रियली? कितने दिनों के लिए? 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए? आरवी तुरंत से बोला, पूरी जिंदगी के लिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशन थे। तो वो लड़का भी हैरानी से आरवी की तरफ देखने लगा। वो लड़का कोई और नहीं, आरवी का छोटा भाई अक्षत वोहरा था, जिसे आरवी अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और वो फिलहाल अपनी स्टडी के लिए न्यूयॉर्क गया हुआ था। अक्षत हंसा और बोला, अच्छा, फिर तो लगता है मुझे जल्दी ही इंडिया आना पड़ेगा, ताकि मैं भी तो अपनी भाभी से मुलाकात करूं। आरवी मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं, तेरा ही इंतजार है। मन तो बहुत है कि अभी उसे अपनी दुल्हन बना लूं, लेकिन तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि तेरे बिना शादी कर लूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं ब्रो। आप जानते हैं, जब तक मैं किसी को फाइनल ना कर लूं, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर आरवी कुछ पल उसे देखता रहा और बोला, लेकिन मेरी जानम, मेरी जिंदगी से अब कहीं नहीं जाएगी। तुझे उसे पसंद करना ही होगा। इंतजार है तेरा, जल्दी से आ जा। ये बोलकर आरवी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अक्षत भी दूसरी तरफ से अपने फोन की तरफ देख रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, मेरी इजाजत के बिना ब्रो की लाइफ में लड़की की एंट्री? खैर, तुम जो भी हो, तुमसे मुलाकात तो मैं बहुत जल्दी करूंगा। फिलहाल मुझे किसी और का इंतजार है। ये बोलकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई, जिसने पीच कलर की एक शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी और सेडिक्टिव नजरों से अक्षत की तरफ देख रही थी। अक्षत ने भी जैसे ही उसे देखा, वो मुस्कुराया और उसकी आंखों में भी मदहोशी छाने लगी। वो लड़की अक्षत की तरफ आए और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, तो तुम मेरा वेट कर रहे थे? अक्षत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, जब खूबसूरती इतनी ज्यादा हो तो इंतजार करने में भी मजा आता है। वो लड़की आयशा हंसी और बोली, कहीं कुछ ज्यादा ही इंतजार तो नहीं करा दिया मैंने तुम्हें? अक्षत ने उसे गोल घुमाया और बेड पर पटककर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जितना तुमने मुझे इंतजार कराया है, अब उतनी ही तुम्हें पनिशमेंट भी मिलेगी। और ये पनिशमेंट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है। ये बोलते हुए उसने आयशा के हाथों को ऊपर की तरफ बांध दिया, तो आयशा की आंखें बड़ी हो गई। अक्षत ऊपर की तरफ उठा और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। आयशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी इस पनिशमेंट के लिए भी मैं तैयार हूं, और इस इंटेंस पनिशमेंट में जितना मजा है, उतना तो और कहीं भी नहीं आता।
यू आर सो वाइल्ड ऑन बेड। ये बोलते हुए वो भी पूरी मचल रही थी। अपनी शर्ट नीचे जमीन पर फेंककर अक्षत उसके ऊपर आया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। कुछ ही देर में वहां पर आयशा की गहरी सिसकियां गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जुनून वॉशरूम से बाहर आए और इधर उधर अपना चेहरा घुमाकर आरवी को ढूंढने लगी, जो फिलहाल उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, अब ये मिस्टर गैंगस्टर कहाँ गए? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझाऊं कि मुझे यहां से जाने दे। मुझे यहां पर नहीं रहना। उनकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड है और उन्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। ये फिर मुझे यहां पर क्यों रखना चाहते हैं? अगर पैसों के लिए रखना चाहते होते तो आज ये खुद मामा जी को इतने सारे पैसे नहीं देते। आखिर उनके इरादे क्या है और ये क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से आरवी ने आकर उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। जुनून की आंखें हैरत में फैल गई। आरवी उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, मेरे लिए इतना बेसब्र होने लगी। मैं कुछ पल नहीं दिखा तो पागलों की तरह खुद से ही बातें करने लगी। उसकी बात सुनकर जुनून की धड़कन बढ़ने लगी। क्या जुनून समझ पाएगी आरवी को? क्या अक्षत को पसंद आएगी जुनून? एपिसोड 10 मेरी बानियों में सिमटी होगी। ब्लैक मून विल। आरवी जुनून को बाहों में जकड़कर खड़ा था। उसने जुनून की गर्दन पर अपने होंठ रखे हुए थे और उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर जुनून बुरी तरह से सिहर रही थी। उसके होंठ कांपने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैं आपके लिए बेसब्र क्यों होऊंगी? मुझे आपकी क्या पड़ी? ये बोलते हुए वो आरवी से अलग हो गई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। आरवी उसके करीब आया और बोला, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो यही लग रहा है कि एक मिनट में तुम्हें दिखा नहीं और मेरी ये जानम मेरे लिए पागल होने लगी। उसकी बात सुनकर अब जुनून ने मुंह बनाया और बोली, आप बातों से ही अपना पेट भरते हैं क्या? आपकी तो अच्छी खासी बॉडी है, एकदम हटे कट्टे हैं। आप खाने में खाने से ज्यादा घास फूस खाते होंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को भूख लगती है मिस्टर गैंगस्टर। यहाँ पर आप मुझे केयरटेकर बनाकर लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे खाना मिलेगा या फिर मुझे भूखे ही रहना है? ये बोलते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी तैर रही थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी है क्या? जुनून इरिटेट होते हुए बोली, मैं खाने पर ही चलती हूँ मिस्टर गैंगस्टर। मुझे भूख भी लगती है और प्यास भी, लेकिन शायद यहाँ पर मुझे खाना नसीब होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त दीजिए। मैं बाहर जाकर कुछ खाकर वापस आ जाऊंगी। ये बोलते हुए उसने खुद ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, तो अब आरवी को समझ आया कि उसकी जानम चालाकियां भी करने लगी है। उसने तुरंत अपना हाथ उसके पेट पर रखकर उसे रोका और बोला, अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले बताना चाहिए था ना। इतना टाइम चुप क्यों रही? चलो और नीचे चलो, दोनों मिलकर खाना खाएंगे। ये बोलकर उसने एक बार फिर से जुनून को अपनी गोद में उठा लिया। जुनून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ पर एक बच्चे की केयर करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन आप ये जो बार बार मुझे अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह उठा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आपको कोई हक नहीं बनता ऐसे मुझे अपनी गोद में उठाने का। मुझे नीचे उतारिए। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें नीचे उतरना है तो बेड पर चलना होगा, क्योंकि एक वही जगह है जहां पर तुम मेरी बाहों से आज़ाद होगी, लेकिन उतनी ही ज्यादा मेरी बाहों में सिमटी भी होगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मदहोशी नजर आ रही थी। जुनून का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो तुरंत बोली, कितने घटिया इंसान है आप। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की से ऐसी बात करते हुए? आरवी तुरंत बोला, तुम किसी लड़की नहीं हो, तुम मेरी जानम हो और अपनी जानम से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? ये बोलते हुए वो उसे रूम से बाहर ले आया था और उसके साथ किचन में आ गया था। फिलहाल वहां हाल में भी कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन किचन में हरी काका खड़े थे। आरवी ने किचन में लाकर जुनून को छोड़ा। जुनून वहां पर अपना सिर झुकाए खड़ी थी। उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। किचन तो बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी किचन में भी उसका दम घुट रहा था। आरवी हरी काका की तरफ देखते हुए बोला, मेरी जानम को भूख लगी है। हरी काका तुरंत बोले, आप फिक्र मत कीजिए आरवी बाबा, मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाने को बनाता हूँ। हरी काका की बात सुनकर जुनून ने ये सोचा कि अब उसे कम से कम खाना तो मिलेगा। उसने एक राहत की गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के रंग उड़ गए जब आरवी हरी काका की बात सुनकर बोला, आप क्यों खाना बनाएंगे? मेरी जानम है ना खाना बनाने के लिए, खाना वो बनाएगी और मैं उसकी हेल्प करूंगा।
जुनून ने तुरंत आरवी की तरफ देखा। आरवी मुस्कुराते हुए बोला, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना तो उसकी केयरटेकर को ही बनाना चाहिए, और वैसे भी आखिर मुझे पता तो चले कि मेरी होने वाली बीवी कैसा खाना बनाती है। उसके हाथों में कितना जादू है। हालांकि उस दिन जब तुम खाना बना रही थी, उस खाने की खुशबू मुझे पागल कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारे हाथों से खाना खाकर मुझे पूरा ही पागल होना है। जुनून गुस्से से आरवी की तरफ देख रही थी, लेकिन उसे खुद को भूख लगी थी, तो अपनी भूख शांत करने के लिए तो उसे खाना बनाना ही था। वो हरी काका की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे सामान बता दीजिए, कहाँ कहाँ क्या रखा है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। हरी काका मुस्कुराए और फिर आगे जाकर उससे पूछा कि आखिर वो बनाना क्या चाहती है, तो जुनून ने सिंपल दाल रोटी और चावल के बारे में पूछा। हरी काका ने तुरंत वो सारा सामान निकाल कर उसे दिया और जुनून खाना बनाने लगी। आरवी वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। वो बार बार जुनून के पास आता तो जुनून गुस्से से उसे देखती। अचानक ही जुनून दर्द से चिल्लाए। उसका हाथ गर्म तवे पर लगा था और हल्का सा जल गया था। आरवी तुरंत उसके पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगा। वो अपने होठों को गोलकर उस पर हवा छोड़ रहा था। जुनून गुस्से से उसे देखने लगी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना तो मुझे आग से डर नहीं लगता जितना तुमसे डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे नजरों से तबाह कर दोगी। जुनून उसकी तरफ देखते हुए बोली, जो लोग दूसरों को तबाह करते हो उन्हें कैसा डर। मुझे नहीं लगता आपको आग से डर लगता होगा। ना जाने आज तक कितने ही जिंदा लोगों को अपने आग के हवाले किया होगा। तो फिर मेरा थोड़ा सा हाथ जलने पर आपको क्या तकलीफ हो रही है? छोड़िए मुझे। ये बोलकर उसने आरवी से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी बात सुनकर आरवी एकटक उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना जानती हो मेरे बारे में? जुनून बेहद तकलीफ भरी आवाज में बोली, जानती तो बहुत थी, लेकिन अब आपके बारे में एक चीज और पता चली कि आप लाशों को भी नहीं छोड़ते। अगर ऐसा होता तो मुझे इस तरह से जबरदस्ती अपने पास नहीं रखते। ये जानते हुए भी कि मुझे ऐसे जबरदस्ती अपने पास रखकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही पैसे और ना ही वो जो आप चाहते हैं, जो आप जैसे लड़कों का शौक होता है, लड़कियों को अपने बिस्तर का खिलौना बनाना। लेकिन मैं तो वो खिलौना बनने के लायक भी नहीं हूं, तो फिर क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं आप? आखिर करना क्या चाहते हैं? क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हैं? मैं पहले ही मर चुकी, अब क्यों मुझे दोबारा मार रहे हैं? ये बोलते हुए जुनून की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और आरवी उसकी तरफ देखता ही रह गया। जुनून ने गैस का नॉब बंद किया और बोली, मुझे कुछ नहीं खाना, भूख मर चुकी मेरी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरवी किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। तभी सामने की तरफ से वरुण अंदर आया। आरवी सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था कि वरुण उसे रोकते हुए बोला, ओह हेलो, मुझे बात करनी है तुमसे। आरवी ने उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन मुझे फिलहाल तुमसे कोई बात नहीं करनी है, साइड हटो। ये बोलते हुए उसने वरुण को साइड किया और ऊपर की तरफ जाने लगा। वरुण दोबारा उसके सामने आया और बोला, माना यार, तू द ग्रेट आरवी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें ऐसे इग्नोर करेगा। मैंने सुना है तुझे कोई लड़की पसंद आ गई। आखिर मुझे भी तो बता, कौन है वो लड़की जो तुझे इतनी पसंद आई थी? उसे घर ही उठा ले आया, लेकिन ये बता कितने दिन उसे यूं ही घर रखने का इरादा है? ज्यादा खूबसूरत है क्या जो इतना दिल आ गया तेरा उस पर? जरा मुझे भी तो उसकी खूबसूरती। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। वरुण का चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क गया और उसकी आंखें लाल हो गई। उसका पूरा चेहरा भी एकदम लाल था और आरवी की पांचों उंगलियों के निशान उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। शायद पहली बार था जब आरवी ने वरुण पर अपना हाथ उठाया था। वरुण ने ऐसी बेहुदा बातें तो पहले भी बहुत की थी। आरवी को जो लड़की पसंद आती थी उस पर हमेशा ही वरुण की नजर होती थी और आरवी भी अपना दिल भर जाने पर वरुण को उस लड़की के साथ कुछ भी करने की इजाजत दे देता था। लेकिन यहाँ तो सिर्फ वरुण की बातों ने ही आरवी का दिल अंदर तक जला दिया था। आरवी गुस्से से दहकती हुई अपनी लाल आंखों से उसे देखकर बोला, उसकी तरफ नजर उठाकर देखा ना तो आंखें निकाल लूंगा मैं तेरी। मेरे सामने ये बकवास कर दी तूने, अगर उसके सामने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला ना तो हलक से जुबान और जिस्म से जान दोनों एक साथ खींच लूंगा। ये बोलकर उसने वरुण के गाल को हल्का सा थपथपाया और वहां से चला गया। वरुण अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर वहीं पर खड़ा था। उसी वक्त अव्वल वहां पर आया और उसे देखते हुए बोला, मैंने पहले ही तुझे कहा था कि इस बार आरवी बहुत सीरियस है। वो लड़की कोई लड़की नहीं है,
एक तरह से आरवी का ऑब्सेशन समझ ले, और तुझे भी पता है अगर कोई आरवी के ऑब्सेशन की तरफ नजर भी उठाकर देखे तो आरवी उस बंदे का कैसे चीर-फाड़ करता है। थोड़ा संभल कर रहना। ये बोलकर उसने भी वरुण का कंधा थपथपाया और वहां से चला गया। वरुण गुस्से से दांत पीस रहा था। वो कांपते हुए बोला, आखिर ये लड़की है कौन जिसकी वजह से आरवी ने मुझ पर अपना हाथ उठाया। आरवी की जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आए, लेकिन किसी भी लड़की की वजह से उसने मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखाया। इस लड़की से तो मुलाकात करनी ही पड़ेगी। ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ देख रहा था, जहां आरवी भी अब रूम के अंदर जा चुका था और रूम का दरवाजा बंद था। आरवी रूम के अंदर आया तो देखा जुनून बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई रो रही थी। उसकी रोने की आवाज कमरे के दरवाजे तक आ रही थी। वो अंदर की तरफ आया और बेड पर बैठकर जुनून के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, मेरी तरफ देखो। जुनून यूं ही रोती रही। उसने नजर उठाकर आरवी की तरफ नहीं देखा। आरवी एक बार फिर से बोला, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। इस बार उसके बोलने का लहजा काफी सर्द था, लेकिन जुनून को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त वो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई थी। उसका जो हाथ जला वो बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन उसे थोड़े से ही दर्द ने उसकी हर एक दर्द ताज़ा कर दिया था, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इस बार आरवी ने उसे कहा नहीं, बल्कि उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। जुनून गुस्से से उसे देखने लगी। आरवी कुछ बोलता उससे पहले ही जुनून गुस्से से बोली, आखिर आप चाहते क्या है? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हैं? क्यों आप मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे हैं? आखिर क्या मिलेगा आपको मुझे यूं परेशान करके? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे जाने दीजिए यहां से। मुझे नहीं रहना आपके साथ, नहीं करना आपके लिए कोई काम। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ सच में आरवी के सामने जोड़ लिए थे। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। जुनून गुस्से से बेड से उठी और बोली, क्यों नहीं जा सकती? आप होते कौन हैं मुझे अपने साथ जबरदस्ती रखने वाले? आप लड़के लोग लड़कियों को समझते क्या है? जब मन किया उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जब मन किया उनके जिस्म को रौंद कर चले गए। जब मन किया किसी भी लड़की को अपना बना लिया, और जब मन किया किसी भी लड़की को छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं होता है। आप लड़कों का क्या है, एक लड़की के साथ 4 दिन बिताएंगे और फिर बाद में उसे छोड़ देंगे। लेकिन उस लड़की का क्या? यहाँ पर दुनिया में अगर कोई इंसान एक चीज को भी हाथ लगा दे तो सामने वाला उस चीज को हाथ लगाने से पहले सोचता है कि पता नहीं ना जाने कैसे किसने किस तरह के हाथों से उस चीज को छुआ होगा। और यहाँ तो एक लड़की का जिस्म आप लोग बुरी तरह से नोच देते हैं, बिना ये सोचे कि आप तो उसे अपने पैरों तले रौंद के चले जाएंगे, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ ये समझने में बीत जाएगी कि आखिर वो एक इंसान है या कोई चीज जिसे लोगों ने अपनी जरूरत का सामान बनाकर इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। उसकी बातें सुनकर आरवी को एक तरफ तकलीफ महसूस हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ गुस्सा आ रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसके गर्दन पर पीछे की तरफ अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम कोई जरूरत का सामान नहीं हो। जुनून ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, तो फिर क्यों लेकर आए हैं मुझे आप यहाँ पर? इतने तो महान इंसान नहीं है आप कि आपको मुझ पर तरस आ गया और आप मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए यहाँ पर ले आए। अगर ऐसा सोच भी रहे ना तो आपको बता दूं कि यहाँ रहकर मुझे अच्छी जिंदगी नहीं बल्कि पल पल की वो मौत मिलेगी जो मैं पिछले 6 महीना से पहले ही बर्दाश्त कर रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये सहानुभूति। ये आप अपने पास ही रखिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये बोलकर उसने एक बार फिर से बाहर दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन अगले ही पल अब आरवी ने बेहद कसकर उसके हाथ को पकड़ा। जुनून ने दर्द से अपने होठों को भींच लिया। दर्द से उसकी सिसकी निकल गई थी। आरवी ने उसे घुमाते हुए अपने करीब खींचा और उसे अपने सीने से लगाकर उसके चेहरे को हल्का ऊपर की तरफ उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जरूरत भी नहीं हो मेरी और तुम्हें तरस खाकर भी यहाँ पर नहीं लेकर आया मैं। ना ही तुम कोई चीज हो और ना ही तुम्हें 4 दिन यहाँ पर रखकर छोड़ने वाला हूं मैं। कोई सामान नहीं हो तुम। जुनून रोते हुए बोली, तो आखिर मैं हूं क्या? क्या हूं मैं? उसका सवाल सुनकर आरवी कुछ पल उससे यूं ही देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ऑब्सेशन। आरवी द रहम वोहरा का ऑब्सेशन। क्या होगा जुनून का रिएक्शन आरवी के इरादे जानकर? क्या जुनून एक्सेप्ट करेगी आरवी का ये ऑब्सेशन?